आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बड़े बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बांध द्वारा कई एक साथ उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हेतु पानी, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़ में कमी आदि। बड़े बांधों की सहायता से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय मुद्दों से भी जुड़े रहते हैं, जिस कारण इन्हें समय समय पर विरोध भी झेलना पड़ता है। इन नदियों के पानी को पहाड़ों या घाटियों में बांध बनाकर रोक दिया जाता है। इस कारण परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े क्षेत्र में झील में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्नवत हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसीलिए इसे बड़े बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानते हैं। तो आज हम दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, रेहंद परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड बांध और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जानेंगे। तो पहले हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जान लेते हैं। पहले उसमें जानेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जानते हैं। इससे क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो इससे पहला पॉइंट है कि ये परियोजना दामोदर नदी पर बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है, वो आपकी दामोदर नदी पर बनी है। दूसरा पॉइंट है कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है तथा अंत में ये हुगली नदी में मिल जाती है और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर का पठार आपके यहाँ पर है और यहाँ से दामोदर नदी आपकी पश्चिम बंगाल होते हुए और आपकी हुगली नदी यहाँ से जो आपकी गंगा नदी पश्चिम वो बांग्लादेश में चलेगी, वहाँ से एक भीतर का एक हुगली नदी से इसी में आकर आपकी दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपकी छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, और यहाँ से झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलकर और पश्चिम बंगाल में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगले पॉइंट की हम बात करें। अगला पॉइंट है कि दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहा जाता है, लेकिन अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि इस पर अब कई बांध बनाए जा चुके हैं, जिसके कारण से जो बाढ़ से निजात पाया जा चुका है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि 1948 में दामोदर घाटी निगम गठित कर इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए। इनमें से प्रमुख बांध कोनार, मैनथन और आपके तिलैया और पंचेत हिल हैं। ठीक है, इसके माध्यम से इस दामोदर घाटी परियोजना से बाढ़ से निजात पाया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि यूएसए की टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर बनाया गया है। यानी जो बांध यहाँ पर 8 बनाए गए हैं ना, तो वो आपकी यूएसए यानी अमेरिका की कॉपी की गई है। ठीक है, तो कॉपीराइट के मतलब कॉपी, जैसे कि अमेरिका में जिस प्रकार से बांध बनाए गए हैं किसी से बाढ़ को समस्या से दूर करने के लिए, तो यहाँ पर भी यूएसए की जो टेनेसी वैली परियोजना है उसके आधार पे ही इस दामोदर घाटी परियोजना पर 8 बांध बनाए गए, जिसमें से प्रमुख मैथन, तिलैया और पंचेत हिल हैं। ठीक है, और कोनार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना से मुख्य तथ्य। तो अब हम बात करते हैं कोसी परियोजना के बारे में। कोसी परियोजना से कौन कौन से तथ्य बन रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कोसी परियोजना के बारे में जानते हैं, तो इसका जो पहला पॉइंट है कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनी है। तो ये याद रखना है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर है, और आपकी कोसी परियोजना है वो भी कोसी नदी पर ही बनी है। ठीक है, कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकल कर नेपाल और बिहार में बहती है, अंत में गंगा मिल जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये आपका नेपाल है और नेपाल से आपके यहाँ से तिब्बत का पठार ऊपर है, तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में जाकर बिहार से होती हुई और आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका नेपाल है और नेपाल में से ही आपकी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार होते हुए और आपकी गंगा नदी मिल जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर कहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि हिमालय से गंगा नदी मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है कि नदी द्वारा हिमालय से लाई गई मिट्टी
अपने रास्ता में ही स्वयं में अवरुद्ध कर लेती है, जिस कारण से हर वर्ष अपना रास्ता बदल लेती है, बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आप याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी मिलती है। यानी ये पूछा जाए कि जो कोसी नदी है बिहार में किस स्थान पे गंगा नदी मिलती है, तो भागलपुर में मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस नदी पर नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, नेपाल में इस नदी पर हनुमान नगर बांध बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके जो मुख्य तथ्य थे भी आप समझ गए होंगे। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, और ये तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होती हुई आपके भागलपुर में जो बिहार में है उस गंगा नदी में मिल जाती है, और ये इस नदी पर नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाए गए। तो ये कुछ पॉइंट थे कोसी परियोजना के बारे में आपने समझे। अब हम रेहंद बांध परियोजना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है रेहंद बांध परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। रेहंद बांध परियोजना, तो पहला पॉइंट है कि रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट है कि रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेहंद बांध बनाए गए। तो जिस नदी का नाम होता है उसी पर बनाए गए। जैसे आपने दामोदर घाटी परियोजना जाना, तो वो भी दामोदर नदी पर थी। आपकी कोसी परियोजना थी तो कोसी नदी पर थी। रेहंद परियोजना तो आपके रेहंद बांध बनाए गए। ठीक है, तो रेहंद बांध जो परियोजना है वो रेहंद नदी पर बनाई गई, और किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस बांध के कारण इस निर्मित झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके जो पीछे का जो जलाशय होता है, यानी आपका माना कि ये बांध है। ठीक है, तो ये बांध, इस बांध को तो हम रेहंद बांध परियोजना कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो जलाशय भर जाता है चारों क्षेत्र में, इस जलाशय को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो पीछे के जो बांध होता है, यहाँ से अब नदी आगे को बढ़ रही है, तो इसका जो पीछे के जलाशय इसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए हों कि रेहंद बांध परियोजना कहाँ है। रेहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो निर्मित झील है, उस निर्मित झील को हम क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। ठीक है, और ये भारत की सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अब हम चंबल नदी की बात करते हैं, चंबल नदी परियोजना के बारे में जानते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि ये परियोजना चंबल नदी पर है। तो जो परियोजना है उसी के नाम पर ही नदी के नाम पर ही परियोजना रख दी जाती है नाम। ठीक है, तो ये परियोजना चंबल नदी पर है, और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी का उद्गम है वो मालवा के पठार से होता है, तथा अंत में ये यमुना से इटावा मिल जाती है। यानी यमुना से जो यमुना और जो चंबल नदी का मिलाव वो भरे में आकर इटावा में होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि इसी नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। यानी चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए, तो वो कौन कौन सी, पहला है आपका जवाहर सागर, 2 आपके राजस्थान में, तो ये आपको याद रखना है कि जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध आपके राजस्थान में, जबकि गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट कि जो 2 जवाहर और राणा सागर बांध है वो आपके राजस्थान में, और आपके गांधी सागर बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो यानी चंबल परियोजना पर 3 बांध बनाए गए हैं, 2 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी याद रखना है कि जो चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इससे संबंधित जो भी तथ्य थे आपने समझे। अब हम बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में, इससे कौन कौन सी तत्व बन रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट की बात करें तो हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका पहला पॉइंट है कि हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाए गए। तो ये भी आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध है वो आपके उड़ीसा में, यानी उड़ीसा है, और यहाँ पर आपके हीराकुंड बांध जो परियोजना है वो आपकी महानदी उड़ीसा में बनाई गई। दूसरा पॉइंट है कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आपने अभी 3 नदियों को शोक पढ़ा है, जैसे कि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और आपको हीराकुंड बांध जो आपकी महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन किस नदी को किस राज्य में शोक कहा जाए। शोक का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस बाढ़ से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो एक उनके लिए आपदा का काम करती है नदी, इसलिए उसे शोक कहते हैं, निराश हो जाते हैं, इसलिए सभी राज्यों में अपने अपने नामों से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दुनिया का पूछा है, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आपको याद रखना है, ना कि ऊंचाई वाला है, जबकि लंबा पूछा गया है। तो हीराकुंड बांध है जो दुनिया का सबसे
लंबा बांध है जिसकी जो लंबाई वो 4801 मीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जानते हैं। तो इससे जो पहले पॉइंट बन रहा है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो बन रहा है, पहला पॉइंट है कि पंजाब के कपूरथला में सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर हरके बांध बनाए गए। तो ये भी आप याद रखना है कि ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर तो ये आपको बनाए गए। तो ये भी आपको याद रखना है पंजाब में। ठीक है, आपका ये यहाँ पर पंजाब है। ठीक है, और पंजाब में ही आपकी सतलज नदी और आपकी ब्यास नदी को संगम से यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया। और इस दोनों के जो स्थान है वो आपके कपूरथला में है। ठीक है, और इस संगम को हरके बांध बनाए गए। तो ये आपको याद रखना, हरके नामक स्थान बनाया गया। दूसरा पॉइंट है कि इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि दोनों नदियों तो बनाकर बांध तो बनाए गए, लेकिन उससे जो नहर निकाली गई उसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, जो राजस्थान में जल का पहुंचाने का काम करती है। अगला पॉइंट है कि इस नहर के माध्यम से राजस्थान के अत्यधिक सूखे पश्चिमी जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपके राजस्थान में है। अगला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है, यानी जो दुनिया की सबसे लंबी परियोजना की विशालतम जल गिरड की बात करें, जो परियोजना बात करें, तो वो आपकी इंदिरा गांधी परियोजना अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट कुछ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से थे। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इससे कौन कौन से पॉइंट बन रहा है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि सतलुज नदी पर भाखड़ा तथा नामक दो बांधों का निर्माण किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल परियोजना कहा जाता है। तो याद रखना है कि जो आपकी सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए। जैसे कि आपकी ये नदी है तो यहाँ पर दो बांध बनाए गए। तो आपका पहला हो गया भाखड़ा और दूसरा नागल हो गया। ठीक है, दोनों बांधों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नागल बांध पंजाब में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार नदी है, जो भाखड़ा है वो आप हिमाचल प्रदेश में और आपका नागल जो है वो आपके पंजाब में। ठीक है, तो आपका भाखड़ा नागल बांध परियोजना के नाम से जाना जाती है, यानी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इस बांध का लाभ 5 राज्यों को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो आपके आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। और कौन कौन से, नागल बांध है वो आपके पंजाब में और जबकि भाखड़ा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आप समझ गए होंगे ये पॉइंट। अगला पॉइंट की हम बात करें कि अगला पॉइंट है कि भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी झील है ना, ये आपकी दो बांध बने हुए हैं। तो यहाँ के जो पीछे का जो जलाशय होता है, बड़ा सा जलग्रहण क्षेत्र होता है, उसे हम गोविंद सागर झील कहते हैं, यानी झील को गोविंद सागर झील कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। कहा जाता है तथा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 2000 यानी 226 मीटर है, यानी गुरुत्वीय बांध है। ये आपको याद रखना है, ऊंचाई की दृष्टि से नहीं, बल्कि ऊंचा तो है लेकिन किस दृष्टि से, गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना के बारे में। टिहरी बांध परियोजना के बारे में कौन कौन से तथ्य बन रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना के बारे में जानते हैं। टिहरी बांध परियोजना के बारे में पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि जो टिहरी बांध है वो आपकी भागीरथी तथा भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि यह बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है कि भूकंप के जोन जो होते हैं वो 8 प्रकार के स्केल में मापे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पूरे हिमालय क्षेत्र में भी इसी जोन में 5 के अंतर्गत आता है, यानी पूरा जो हिमालय है वो 5 जोन के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ पर रिएक्टर सेल पर 8 से अधिक भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर 8 से अधिक माप वाले भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 261 मीटर है। तो आप समझ गए होंगे कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना थी वो आपकी 226 मीटर थी
ऊंचाई, लेकिन वो किस ऊंचाई में था, गुरुत्वीय बांध की ऊंचाई में था। गुरुत्वीय की बारे में बात करें तो सबसे ऊंचा वो है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई की बात करें सिर्फ और सिर्फ तो 261 मीटर ऊंचा है, वो आपका टेहरी बांध है। ठीक है, आप समझ गए होंगे टेहरी बांध किस राज्य में है, आपके उत्तराखंड में, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो नर्मदा घाटी नदी परियोजना के बारे में कौन कौन से तत्व बन रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि ये परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। और दूसरा पॉइंट है कि नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे पांचवी लंबी नदी है, और आपकी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो आपकी पहली सबसे बड़ी, तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और आपके यहाँ मध्य प्रदेश से निकलकर आपके अपनी भ्रंश घाटी में आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। तो ये पॉइंट के लिए 3 राज्यों में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी 3 राज्य हैं आपके, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी राज्य में थे वो समझ गए होंगे। और इनसे जो पॉइंट बन रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो पहला पॉइंट है कि इस परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए जा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख बांध हैं, जैसे कि नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, अंकुरेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, और महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं जो चंबल नदी पर बनाई जा रही हैं, नर्मदा नदी पर बनाई जा रही हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। इनसे कौन कौन से तत्व बन रहे हैं उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई जा रही, तो ये भी आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना वो आपकी नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पर तो बनाई जा रही है, लेकिन 4 राज्यों के सहयोग से बनाई जा रही। तो कौन कौन सी है वो, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो आपकी ये आपका गुजरात है, ये आपका राजस्थान, ये मध्य प्रदेश आपका, और ये आपका महाराष्ट्र है। तो इन 4 राज्यों के सहयोग से आपकी ये सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका कि इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा, विशेषकर सूखाग्रस्त एवं पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, जिस कारण से सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत से इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इस परियोजना की से सर्वाधिक हानि जो है वो मध्य प्रदेश को होगी, क्योंकि घाटी में जल स्तर ऊपर उठेगा तो एक बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी और पर्यावरण मानवीय संकट उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है तो उससे लाभ होता है, उससे कई क्षेत्रों में हानि भी होती है। जैसे कि जिस क्षेत्र में बनाया जाता है उसमें जिस जंगल में जब जल भराव होगा तो वहाँ पर जीव जंतुओं का पलायन होगा, जिस कारण वो अपने जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, और वहाँ से कुछ जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। तो इस परियोजना से कई क्षेत्रों में लाभ हानि भी होती है, जीव जंतु अपना पलायन करने पड़ते हैं, अपने जीवन स्थल से बदलना पड़ता है, जिस कारण से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में मानवीय संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत से। अब हम बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये अंतिम है, केन बेतवा परियोजना के बारे में जान लेते हैं। केन बेतवा परियोजना लिंक परियोजना है। ठीक है, तो इसके पहला है कि ये परियोजना 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि केन बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि केन और बेतवा दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। दूसरा पॉइंट है कि दोनों ही नदियों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी और यूपी और एमपी में बहती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना है, यानी इस प्रकार से ये 2 नदियाँ और इनको बीच में जोड़ने की लिंक परियोजना से हम ये आपकी केन और बेतवा के बीच की जो लिंक परियोजना के बारे में बात करें, इसे जोड़ने की। यदि इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका जल स्तर इसमें चला जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर इसमें बाढ़ अधिक प्रभावित नहीं होगी। जब इसमें बाढ़ आएगी तो जल इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये परियोजना आपकी और ये आपकी यमुना नदी में दोनों मिल जाती है, तो समझ गए होंगे। अगला पॉइंट बात करते हैं बुंदेलखंड के अति शुष्क क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, यानी जो बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा पर बुंदेलखंड क्षेत्र वहाँ की बात करें। इस परियोजना से महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआती रूप है। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट इनसे संबंधित कार्यक्रम है ये समझे होंगे आप। तो आज हमने आपसे परियोजना के बारे में डिस्कशन किया, जो आपने हमारे साथ अध्ययन किया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।